थैंक यू वेरी मच खान साहब। और मैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो मेरे होनहार बच्चों और बच्चियां, मैंने छात्र और छात्राएं दोनों, क्योंकि कई बार छात्राओं का कंप्लेन रह जाता है कि भाई छात्र का नाम लिया जाता है, छात्राओं का नहीं। आपका छात्र छात्राएं दोनों को मैंने हमारी टीम आश्वासन देती है कि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत सहायता करने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपके दिमाग में एक बात होगी। पहली बात तो यह है कि आप कमर कस लीजिए, उल्टी गिनती शुरू है, अब क्लास शुरू होने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि सीधा क्लास शुरू करने में थोड़ी सी असुविधा होगी कि आप हमारे अगर मेथड को नहीं समझे तो बहुत कुछ अनकहा रह जाएगा। इसलिए हमारे होनहार बच्चों, पहले आज हम यह बता रहे हैं आपको कि हमारी तैयारी किस तरह की है, क्योंकि आपके मन में सवाल आता है। आपके मन में सवाल होगा, खान स्टडी ही क्यों? क्योंकि इतने सारे संस्थान हैं, इतनी जगह जगह देखते हैं, हर नुक्कड़ पर खुला हुआ है। आप प्लीज आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम उनमें से एक नहीं होने जा रहे हैं, हम सबसे विशिष्ट और अलग होने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से हमारे कार्यक्रम को सुने कि हम क्यों विशिष्ट होने जा रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मली लोग क्या होता है कि जब यूपीएससी में लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी तैयारी का तरीका होता है, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, बाकी खंड पढ़ लिए, और जैसे जैसे एक एक खंड वो पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कुछ समय के बाद भूलते जाते हैं, क्योंकि पढ़ने से पहले कोई प्लानिंग नहीं होती। और जब सारा जनरल स्टडी जब समाप्त हो जाता है तो पता चलता है कि वो उसी बिंदु पर छूट गए जहां से शुरू किया था। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि 3-3 कोचिंग संस्थान की कोचिंग की। अब मैं आपको बताऊं माय स्टूडेंट्स कि हम जब खान साहब से जुड़े तो हम लोगों की पहली वार्ता यही हुई थी। कई बच्चों के मन में सवाल था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि हम इस संस्थान से क्यों जुड़े थे। हम इस संस्थान से इसलिए जुड़े थे जब खान साहब ने अपनी योजना रखी कि हम इस नए मेथड को जो हम लेकर आ रहे हैं उसको पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे। तो हमारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ कि नहीं, ये स्टूडेंट्स का हम, क्योंकि मैं 2 मिनट आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। जब भारत को आजादी मिली तो फिर हमें गरीबी थी। तो गरीबी के कारण क्या हुआ कि जो भी हमारा रिसोर्सेस था वो विज्ञान तकनीकी के विकास में लग गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजशास्त्र पर बहुत अच्छी पकड़ थी। वो बहुत बड़े सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस या मानविकी विषय कहते हैं, उसके बहुत बड़े ज्ञाता थे वो। लेकिन उनकी पूरी चिंता यही थी कि जब विज्ञान और तकनीकी का विकास होगा तो भारतवर्ष का विकास होगा। मैं स्टूडेंट्स, हमारा सामाजिक विज्ञान नीचे दब गया। सामाजिक विज्ञान का कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं रह गया, बहुत ज्यादा पिछड़ गया। और इधर सिविल सर्विसेज ने अपना एग्जामिनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। तो जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन है, इवन स्टेट सर्विसेज आप कहिए, उनका क्वेश्चन का स्तर बहुत ऊंचा है, विश्वविद्यालय शिक्षा बहुत नीची है। तो उन दोनों के बीच तालमेल नहीं हो पा रहा है। फिर आ गए बीच में कोचिंग संस्थान। तो कोचिंग संस्थान 2013 से पहले तक का जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, वो पाठ्यक्रम को आज तक नहीं पार कर पा रहे हैं और वहीं पर रुके पड़े हैं कि 2013 से पहले का जो सिलेबस था उसी आधार पर बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक सब अलग अलग, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं। हम अपना प्रोग्राम आपको बताने जा रहे हैं। हम 3 स्तर पर काम करेंगे। पहले, आपके पढ़ने की गति को बढ़ाएंगे। कैसे? तो डेली कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस से। दूसरा, हम बेसिक मैथ, जो कि हमें खान साहब से बात हुई, बेसिक मैथ और बेसिक रीजनिंग की आपकी इसेंशियल जानकारी दी जाएगी। एक बात आप जानते हैं, केवल मैथ और रीजनिंग की जरूरत सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन, एसएससी का एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई करने के लिए। आपकी जो रीजनिंग का मेथड है वो आपकी सोच को बढ़ाती है। आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स का सवाल है आपके दृष्टिकोण को बढ़ाती है। सीसेट क्यों इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने? इसी को ध्यान में करके इंट्रोड्यूस किया। फिर आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन का व्हाट इज द मीनिंग? फास्ट रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल आइडियाज, जो बहुत ही गहरी आइडियाज है, उसको फास्ट रीडिंग में बच्चे एसिमुलेट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहला तो बेसिक काम हम वहां करेंगे। दूसरा, हम क्या करने जा रहे हैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बात रह गई इतिहास की। तो हम मानकर चलते हैं कि हिस्ट्री है, समाजशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये जितने भी विषय हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, भारत एवं विश्व है, ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है। ये सभी एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। इनका आपस में बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो पहला काम तो जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उस हिस्ट्री पढ़ाने में ही आपका विजन खुल जाएगा और मैं शुरू करूंगा यहीं से। फिर हमारे कोलिग्स आएंगे, वो जहां से हम छोड़ेंगे वहां से वो अपने पार्ट को पकड़ेंगे। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हम लिंक करेंगे। हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अंतरराष्ट्रीय संबंध लिंक करवाएंगे। जैसे हमारे जो दूसरे कलीग हैं, आप जानते ही हैं, नाम तो खान साहब ने बताया ही हुआ है, जैसे राजेश मिश्रा जी आएंगे तो वो अंतरराष्ट्रीय संबंध वहां से लिंक करेंगे। राजेश मिश्रा जी हमारे बहुत ही कोर ग्रुप के हैं। सचिन अरोड़ा जी आएंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं, ज्योग्राफी में वो आएंगे। उसी तरह से इकोनॉमी में हमारे हैं, आप सबका नाम मैं क्या बताऊं, धीरे धीरे सबसे आप वाकिफ होंगे। तो क्या है कि जैसे हम जहां हिस्ट्री समाप्त करेंगे वहां से इंडिया एंड द वर्ल्ड का सिलेबस वो पकड़ लेंगे।
जैसे आप मान लीजिए हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, मॉडर्न के बाद समकालीन भारत पढ़ा है, समकालीन भारत में आपका नेहरूवियन एरा तक आता है, 1970s तक हम छोड़ देंगे, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके बाद उसी तरह से विश्व इतिहास में हम आपको छोड़ देंगे 2010 तक। उसके बाद आपको राजेश मिश्रा जी पकड़ लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। हम सचिन अरोड़ा जी के साथ बैठेंगे और हम प्लान करेंगे किस तरह से ज्योग्राफी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिस्ट्री तीनों को मिला के बच्चों को ज्ञान दिया जाए। इधर हमारा फास्ट रीडिंग का कोर्स चलता रहेगा, आपको डेली प्रैक्टिस राइटिंग का करवाते रहेंगे। अब आप ही बताइए, आप 2 साल में आईएएस क्यों नहीं बनेंगे? और अगर नहीं बनेंगे तो ये हमारे लिए चैलेंज है और ये हमारी पूरी टीम, और हम इसीलिए इस खान स्टडी सर्कल में आए हैं, क्योंकि ये जो रिसर्च सेंटर इसमें आने का मतलब ही, हमारा मकसद यही है कि खान साहब की तकनीकी और हमारी पद्धति पूरे भारत में फैले। और इसके सबसे होनहार कर्णधार आप लोग होंगे, आप लोग इसके सबसे बड़े बेनिफिट उठाने वाले होंगे। हां, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि खान साहब से हमने बात की है, इनके पास एक टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया है जिससे आप लोगों का फीडबैक पता चलता रहा है। और बच्चों जानते हो, आप ऐसा मत समझना कि मैं आंखों से ओझल हूं, हम आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर विजुअलाइज नहीं करते इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं आप बताइए? हम आपको देख रहे हैं, मन की आंखों से देख रहे हैं, और हम इस तकनीकी के माध्यम से आपका फीडबैक लेंगे, रेगुलर फीडबैक लेंगे, और आप में से किसी ने जो पढ़ाई में अगर कमी की वो भी हमें पता चलेगा। तो हम एक बहुत बड़ी योजना लेकर, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक मौखिक संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये रियलिटी है। अब मैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का बाकी सेगमेंट से तो बात होगी, आप लोगों का सिलेबस, पाठ्यक्रम आपको पता ही होगा कि आपका सिलेबस, अगर पाठ्यक्रम पर हम निगाह डालें तो आपका 3 स्टेज में तैयारी होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, और फाइनल होता है साक्षात्कार। सबसे बड़ा रोल उसमें मुख्य परीक्षा का होता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसकी तैयारी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं उसका भी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपको एप्टीट्यूड तो हम लोग डेवलप करवाएंगे ही करवाएंगे। जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें मेंस और प्री के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जाती है। जानते हो हम क्या कहते हैं? अगर मेंस रूपी जाल हम फेंकते हैं तो प्रीलिम्स रूपी मछली फंसती है। मेंस रूपी जाल में प्रीलिम्स रूपी मछली फंसती है। तो आप देखेंगे कि जब हम मेंस की तैयारी करवा रहे होंगे, जैसे हम हिस्ट्री की तैयारी करवा रहे होंगे, तो उसमें 5 क्वेश्चन हम प्रीलिम्स का डेली रखेंगे। जैसे आज जो हमने एक चैप्टर ले लिया, उस चैप्टर पर कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स का और 1 मेंस का। आपका रेगुलर बेसिस पर 1 मेंस की राइटिंग होगी, 5 प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा। और जानते हैं 5 प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्यों? उससे हमारा 2 पर्पज सॉल्व होता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक हमारा पर्पज सॉल्व होता है कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है उससे यह पता चलता है कि कल जो हमने इनको दिया, जो चीजें हमने दी, उसको बच्चे कितना पढ़ के आ रहे हैं, और क्या स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में नहीं। अगर आपने ईमानदारी से कल की चीज पढ़ी होगी तो आज प्रीलिम्स का वो क्वेश्चन आप दोगे, सॉल्व करोगे। अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ी होगी तो कोताही होगी, फिर मैं पकड़ लूंगा। कहोगे आप कैसे पकड़ूंगा? हमारी टेक्नोलॉजी पकड़ेगी कि अमुक बच्चे ने सॉल्व किया है 5, अमुक ने 4, अमुक ने 3, अमुक ने 2, 3 तक तो हम आपको छोड़ देंगे। 3 से नीचे जब गिरेगा तो सो कॉज होगा कि भाई 3 से नीचे क्यों गिरा, इसका मतलब है कल आपने मस्ती करी, कल आपने पढ़ा नहीं। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन लाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा रहेगा। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज हो गई, आपको पता ही है। तो चलिए हम अपना मेथड थोड़ा बताते हैं, आप इसको प्लीज समझने का प्रयास करिए। देखिए, प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर हुआ, मेंस में टोटल 9 पेपर है। 9 पेपर में 2 पेपर तो कंपलसरी हो गए, उसको माइनस करिए, हिंदी और इंग्लिश। सॉरी, हिंदी कहना गलत है, आप हिंदी बेल्ट के हैं तो आपके लिए हिंदी, उसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज कहा जाए, क्योंकि आपको अंग्रेजी तो कंपलसरी है। और वर्नाक्युलर लैंग्वेज का मतलब कि आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक को लेकर आप वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जा सकते हैं। अब उसमें आप लोग हिंदी में जाएंगे, मेरा विश्वास है। उसके आगे क्या है कि उसके आगे आपका फिर 4 जनरल स्टडीज का पेपर आता है। तो फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज का है उसमें लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री कल्चर से आते हैं। फिर इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, और उसी में आप देखेंगे, उसी में ज्योग्राफी का पार्ट है। उसमें आप देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल और समाज, यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जब आप पेपर नंबर 2 में आते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर भी आपके 3 सेगमेंट रखे पड़े हैं। एक आपका पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा इंडियन सोशल इश्यूज है, सामाजिक मुद्दे हैं, और जो तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर जब तीसरे पेपर में आते हैं उसमें 4-5 चीजें, टेक्नोलॉजी है, उसमें नेचुरल डिजास्टर है, नेशनल सिक्योरिटी है, फिर आप देखेंगे जो सिक्योरिटी है पूरा, उसके बाद आप देखें इकोनॉमी है, उसमें साइंस टेक है, तो उसमें 4-5 चीजें आपकी आ जाएगी। और जो चौथा पेपर है आपका एथिक्स, उसमें आप जानते हैं अभिरुचि, सत्यनिष्ठा। तो ये जो बेसिकली ये जो आपका पेपर है, ये 4 के 4 पेपर, ये 4 के 4 पेपर की तैयारी में आपस में इंटीग्रेशन है, जो हम लोग बाद में करेंगे। पहले मैं आपको इतिहास पर चर्चा कर दूं, क्योंकि यहीं से शुरू करना है मुझे, तो इसकी चर्चा कर दूं, और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम आगे का प्रोग्राम आपको बताते रहेंगे। जैसे आपके हिस्ट्री में पहला पेपर में हिस्ट्री का लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और लगभग आपके
तकरीबन मानकर आप चलें कि 36 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के पेपर में होते हैं। जनरल स्टडीज में आप समझ सकते हो 200 मार्क्स में 40 मार्क्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन अकेला है, और बाकी सेगमेंट्स में तो आगे पीछे हो भी सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपको ज्यों का त्यों मिलेंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों मिलाकर। फिर आपका जो मेंस का पेपर है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री और कल्चर के मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें हिस्ट्री कल्चर का पार्ट है, उसमें सिलेबस की चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि सिलेबस में इतना कम दिया है, जैसे लगता है कि जब वो सिलेबस सेट कर रहा था, वो सिलेबस सेट करने वाला तो मानो ऊँघ रहा हो, उसको आधी नींद आ रही हो, आधा जगा हुआ है। विश्व इतिहास का सिलेबस सेट किया है, ऐसा सेट किया है कि आगे का टॉपिक पीछे, पीछे का टॉपिक आगे। फिर जो कल्चर है उसमें मात्र 3-4 शब्दावली का प्रयोग किया, और मॉडर्न हिस्ट्री में ही 3 टॉपिक रखा है। लेकिन जानते हैं आप, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री, 250 वर्षों का इतिहास और पूरी कल्चर का भाग, मतलब जो ऑप्शनल पेपर का 60% लगभग जनरल स्टडीज का पार्ट है। अब इतने बड़े एरिया को कवर करना है, तो मैं पहले आपके सामने कौन सा नई तकनीकी लेकर आ रहा हूं, पहले तकनीकी पर चर्चा कर दूं। क्योंकि आप कहेंगे कि सर आपका इतिहास पढ़ाने का तरीका क्या है, आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि इतिहास ये भी पढ़ाते हैं, अमुक सर भी पढ़ाते हैं, अमुक सर भी पढ़ाते हैं। मैं एक बात आपको बताता हूं। एक बच्ची ने एक बार हमसे सवाल किया था, मैं जनरल स्टडीज का ये लेने वाला था, तो मेरी एक छात्रा थी, उसने मुझसे सवाल किया कि सर ये पार्ट मेरा क्या हुआ है। जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला था, उसने कहा कि सर ये पार्ट किया हुआ है। वो शायद किसी दूसरे कोचिंग में की होगी, तो हमने कहा कि क्या कहा किया हुआ है, जब तुम मुझसे करोगी तो पता चलेगा कि अब तक किया हुआ नहीं है। क्योंकि आप जब मुझसे एक बार हिस्ट्री और कल्चर पढ़ोगे तो पुरानी चीजों को पहले मैं उच्चाटन देके भुलवाता हूं, फिर नए सिरे से उसे सिखाता हूं। क्योंकि वो जो आपने तरीका और मेथड अपनाया हुआ है, वो मेथड से बिल्कुल अलग है हमारा। जैसे आपका तरीका क्या है, आप पढ़ते हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग पढ़ते हो, वैदिक सभ्यता अलग पढ़ते हो, बुद्ध काल अलग पढ़ते हो, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, सबको अलग अलग पढ़ते हो। कई बार तो मैं खुद भी हैरत में पड़ जाता हूं। कई अध्यापन तकनीक में मैं कई अध्यापकों को देखा हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध पहले पढ़ा देते हैं और फ्रांस की क्रांति बाद में पढ़ाते हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आता है कि उल्टी सीढ़ी से आने वाली बात वो बच्चा इतिहास क्या समझेगा, वो तो रटेगा। एंड यू हैव टू डिस्करेज रूट लर्निंग। हम आपको रटवाएंगे नहीं, आपको हम सोचने वाला प्राणी बनाएंगे, टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। और थिंकिंग क्रिएचर बनने के लिए जानते हैं कौन सी तकनीकी अपनानी है? 2+2 4 नहीं, 2+2 22। क्योंकि 2+2 जब तक अगर हम 4 करते रहेंगे तो आप मानकर चलिए कि 2+2 की जो तकनीकी है वो काम यूपीएससी में नहीं आती है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो आपने 18वीं सदी का इतिहास पढ़ लिया, फिर पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ लिया, उसके आगे आए तो रॉबर्ट क्लाइव और द्वैत शासन पढ़ लिया, उसके आगे वारेन हेस्टिंग्स पढ़ा, वारेन हेस्टिंग्स के बाद फिर आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ लिया, अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा, रैयतवाड़ी पढ़ा, महालवाड़ी पढ़ा। किसी भी टॉपिक में एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर आप पुस्तक में या किसी नोट्स में आप पढ़ते हो तो आप 139 नंबर पेज पर जब आप चले जाते हो तो उस पेज पर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि पीछे जो 138 पेज हमने पढ़ा वो सब भूल चुका हूं, अब कुछ नहीं याद है। 139वां पेज पर आपको ख्याल आता है कि पिछले 15 दिनों की जो मेरी पढ़ाई है मुझे कुछ याद नहीं है। तो 139वां पेज नंबर को आप मोड़ देते हो बुक को, और यह सोचते हो कि समय सुकाल अच्छा होगा तो फिर लौटूंगा, फिलहाल मैं देखता हूं क्या करता हूं। फिर तुम बाजार में खोज में चले जाते हो कि अब हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ूं, आपको कोई दूसरा बुक बता देता है, आप उस बुक को ले लेते हो। लेकिन सारे बुक में तो हाल वही है। तो आप कहेंगे भाई आप हमें कैसे आसान बना देंगे, तो उसका तरीका बताता हूं। देखो मेरे इस डायग्राम को देखो, प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास इस फार्मूला पर चलेगा। प्राचीन काल, मध्यकालीन का भारत का इतिहास इस फार्मूला पर चलेंगे। जैसे हमको क्या करना है कि पूरे इतिहास को पहले 4 पार्ट में बांट देंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक में 2 है। देखो ये पीपीटी, मैं पीपीटी से आपको बताऊंगा और पीपीटी आपको मिलता भी रहेगा। जैसे ये राजनीतिक विस्तार है, तो राजनीतिक विस्तार में क्या करना है, जैसे मैं कहां से लूं, तो पहले एक चीज और भी आपको बता दूं। अगर हमको एंशिएंट और मेडिवल का जो पार्ट लेना है उसको हम मुख्य रूप से 3 पहले पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट, उसके बाद पहले 3 खंड में बांटेंगे। कैसे? तो पहला खंड हमारा होगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और महापाषाण काल। इतने भाग को हम एक खंड बनाएंगे। दूसरा खंड बनाएंगे वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। दूसरा खंड हमारा बनेगा। तीसरा खंड हमारा बनेगा सल्तनत और मुगल, जिसको उत्तर मध्य काल कहा जाता है। अब उनमें पहले क्या करेंगे, जो पहला खंड है वो चूंकि पुरातत्व के आधार पर है, उसका तरीका अलग है, तो उसमें परिवर्तन के तत्वों को हम अलग रेखांकित करेंगे। क्योंकि देखो पहला सवाल मैं बच्चों को यही कहता हूं कि देखो तुम जो इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास पढ़ने का हमने क्या पहले हमारा देखो मोटो क्या है, इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। इतिहास तथ्य नहीं है।
कई बार तो क्या होता है कि हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर इतिहास में बहुत तिथियां याद रखनी पड़ती है, बहुत सारी घटनाएं याद रखनी पड़ती है, बहुत सारे डेट्स याद रखने पड़ते हैं। तो जानते हो, मैं कहता हूं तुम एनसीईआरटी कक्षा 8 की पहला चैप्टर पढ़ लो कि तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है। उसी से पता चल जाएगा कि तिथियां थी, लेकिन जब आपके दादाजी इतिहास पढ़ रहे होंगे उस समय तिथियां होंगी। आज इतिहास में तिथियां नहीं है। आज आर्थिक सामाजिक परिवर्तन है और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सारे परिवर्तनों को लेकर चलता है। तो इसीलिए मैंने पहला इतिहास का मोटो बताया कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, जिन्हें हम तथ्य के रूप में देखते हैं, वे महज एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण है। मतलब हम जिन्हें तथ्य समझते हैं वो तथ्य नहीं है, अरे वो तथ्य तो एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में मध्य द्वाब क्षेत्र में लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया था, तो ये हो गया हमारी अवधारणा कि भाई 6ठी सदी या 5वीं सदी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में, मध्य गंगा घाटी का मतलब हुआ कि आप इलाहाबाद से लेकर और भागलपुर के रीजन तक जाते हो, तो वहां पर लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया था। तो जब हम ये स्टेटमेंट बोलेंगे तो आप कहेंगे मसलन उदाहरण, तो उदाहरण में है कि जखीरा नामक स्थान से लोहे का एक फाल मिला है। तो बच्चे क्या करते हैं, लोहे के फाल को ही इतिहास समझ लेते हैं कि वो रटेंगे जखीरा नामक स्थान से लोहे के फाल प्राप्त, जखीरा नामक स्थान से लोहे का फाल प्राप्त। लेकिन वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आएगा कि जखीरा नामक जो स्थान है वहां लोहे का फाल है, तो लोहे का फाल का प्रासंगिकता क्या है। इसका मतलब है जब कृषि उपकरण के रूप में लोहे का प्रयोग हो रहा है, और अगर कृषि उपकरण के रूप में लोहे का प्रयोग हो रहा है तो जंगलों की सफाई होगी, क्षेत्र आबाद होगा, धान की रोपाई पद्धति का विकास होगा। लोहे के उपकरण धान की रोपाई की पद्धति उत्पादन अधिशेष लाएगा, उत्पादन अधिशेष के कारण जब कृषि अधिशेष आएगा तो शिल्पों का विकास होगा, फिर मुद्रा व्यापार का विकास होगा, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होगा और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होगी। अब बताइए, जखीरा का फाल इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन से हम अज्ञात हैं, सिर्फ हम कहते हैं जखीरा नामक स्थान पर लोहे का फाल मिला। यही अंडरस्टैंडिंग बच्चों हमें डेवलप करनी है। आई हैव टू मेक यू अ थिंकिंग क्रिएचर। मुझे आपको रटने वाला प्राणी नहीं, सोचने वाला प्राणी बनाना है। और जो तथ्य है वो तथ्य तो आपको नेचुरली याद हो जाएगा, वो तथ्य आपको नेचुरली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस अवधारणा का उदाहरण है। और अवधारणा का उदाहरण आखिर कैसे याद नहीं होगा, आप ही बताइए। तो वही है कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तथ्यों को रेखांकित करना, जिन्हें हम तथ्य के रूप में देखते हैं, वे महज एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण है। फिर परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने के लिए इतिहास को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित करके देखना आवश्यक है। अब मान लीजिए खंड तो हमने बता दिया 3 खंड में बांटेंगे, अब इनको भी उपखंड में बांटेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। अब यहां पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। देखिए राजनीतिक, तो राजनीतिक में एक पहलू हो गए जिसको कहते हो राजनीतिक विस्तार। ये क्या है? इसमें आपको एक मानचित्र मिलेगा। वैदिक काल से अगर मान लीजिए हम शुरू करते हैं तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों का कहां से कहां प्रसार था, इसमें 3-4 चीजें आती है। इसमें आता है शासक, राजवंश, राज्य एवं साम्राज्य। तो इसमें आपको दिखाना, ये देखना है कि कैसे वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार हुआ, कौन कौन से क्षेत्र थे। जब उत्तर वैदिक काल में वैदिक आर्य कैसे आगे बढ़े, फिर उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल में कैसे बढ़े, बुद्ध काल में कैसे बढ़े। तो वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक आर्य गंगा यमुना के ऊपरी द्वार में स्थापित हुए और बुद्ध काल में चलकर महाजनपद काल में मध्य द्वार में स्थापित हो गए। और फिर कैसे बुद्ध काल में 16 महाजनपदों का विकास हुआ, इन 16 महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए कैसे मगध साम्राज्य आगे बढ़ गया और मगध साम्राज्य ने किस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उसी समय उत्तर पश्चिम से पहले ईरानी आक्रमण हुआ, फिर यूनानी आक्रमण हुआ और फिर उसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य, फिर सिकंदर लौटते हुए उत्तर पश्चिम में क्या प्रबंध किया उसको डील करते हुए तब आ जाएंगे हम लोग जैसे मौर्य काल में आएंगे तो कैसे मौर्यों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम से यात्रा शुरू करके पहले चरण में, फिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के तख्ता को पलटा, फिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके सिंधु नदी से हिंदुकुश पर्वतमाला के भूभाग तक जीता। और फिर तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मौर्य काल में राज्य राजवंश साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल में राज्य राजवंश साम्राज्य, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में। तो इसमें केवल आपको राजनीतिक विस्तार, राजवंश, राज्य, शासक, जीत हार, युद्ध, इसकी जानकारी आपको एक ही साथ दी जाएगी। उससे क्या होगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा एक बात बताइए कि आखिर आप इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। तो आप तर्क देंगे कि देखिए हम इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं और हम आपसे पूछेंगे कि ठीक है अब वैदिक काल से हमको पूर्व मध्य काल तक कितने राजवंश आए, कितने राज्य आए, कितने साम्राज्य आए, पीटी आपकी मुट्ठी में। राजनीतिक इतिहास से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में चलचित्र की तरफ बैठ गया है। एक बार आप वैदिक काल याद करेंगे तो पूर्व मध्य काल तक का परिवर्तन आपको समझ में आ जाएगा। अब उसको वहां छोड़िए, आप आ जाएंगे आप प्रशासन पर। वैदिक कालीन प्रशासन, तो ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की क्या विशेषताएं थी, मान लीजिए 5 से 6 विशेषताएं हैं, उसको एक बार आप ध्यान कर लेते हैं और सारी विशेषताओं के साथ उदाहरण होंगे। उदाहरण ध्यान कर लेते हैं।
तो अगर ऋग्वैदिक काल में 6 से 7 विशेषताएं और 6-7 उदाहरण हैं तो उसको लेकर आप उत्तर वैदिक काल में आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में आप फिर उसमें जो 6-7 विशेषताएं उसमें क्या परिवर्तन आए, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए, फिर विशेषताएं उदाहरण, बुद्ध काल में क्या परिवर्तन आए, विशेषताएं उदाहरण, मौर्य काल में कैसे मौर्य कालीन प्रशासन में केंद्रीयकरण हुआ, विशेषताएं उदाहरण, मौर्य काल से मौर्योत्तर काल में कैसे आए, विशेषताएं उदाहरण, वहां से होती है गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल तक, सामंतवाद के उद्भव तक। फिर मैं पूछूंगा अच्छा बच्चों ये बताओ कि वैदिक काल से लेकर सामंतवाद के काल तक, पूर्व मध्य काल तक आप हमें परिवर्तन बताइए, प्रशासन में क्या परिवर्तन है, आप फटाफट हमें बताते चले जाएंगे। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टडी। बच्चों आपके मन में जिज्ञासा हो कि आपके इतिहास का पैटर्न क्या है, तो आज तक इतिहास आप लोग वर्टिकल पढ़ते रहे हो, यानी लंबवत। हम लंबवत के साथ साथ क्षैतिज ढंग से अध्ययन करेंगे, लंबवत और क्षैतिज दोनों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। और जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का जब मेल होगा तो कोई भी चीज आपकी आंखों से छूटेगी नहीं। फिर आप आर्थिक से आते हो सामाजिक में, तो सामाजिक में फिर वही हुआ, वर्ण एवं जाति है, महिलाएं हैं, शूद्र हैं, अछूतों की दशा है। तो सामाजिक में फिर पहले हम ऋग्वैदिक काल से समाज का अध्ययन शुरू करेंगे। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन देखेंगे, कैसे वर्ण आया ऋग्वैदिक काल में, कैसे उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, वहां से बुद्ध काल में आकर कैसे वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया, जाति के विकास का आधार तैयार हुआ। मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कैसे सामाजिक व्यवस्था पर है, वहां से मौर्योत्तर काल में मनु संहिता, वहां से गुप्त काल में याज्ञवल्क्य संहिता से होते हुए पराशर नारद सब होते हुए, और कैसे जाति विकसित होता चल रहा है, कैसे अछूत जातियों का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जाति से उपजातियों का विकास कैसे हो रहा है, वहां महिलाओं की स्थिति कैसे गिर रही है, जाति व्यवस्था जैसे जैसे क्लिष्ट हो रहा है, महिलाओं की स्थिति और कैसे नीचे गिर रही है। ऐसे करते हुए हम पूरे वैदिक से लेकर और पहुंच जाएंगे पूर्व मध्यकाल तक। अब आएंगे सांस्कृतिक पर। जब सांस्कृतिक पर आएंगे तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एरिया होगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक है, ये केवल प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एंशिएंट में और मिडिवल में, लेकिन जो सांस्कृतिक है वो मेंस और पीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग ज्यादा फैलेंगे। जैसे धर्म, दर्शन है, भाषा, साहित्य है, कला है, कला में आपका स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, और इसके साथ ही हम विज्ञान और तकनीकी, इन सबको इसी में शामिल करेंगे। और जानते हैं इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। वैदिक काल में पहले एक पकड़ेंगे, धर्म और दर्शन। तो वैदिक काल में धर्म और दर्शन, ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया, उसके बाद बुद्ध काल में क्या परिवर्तन आया, मौर्य काल में क्या परिवर्तन आया, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में। और जानते हैं आज अगर मैं एक औसत इंसान से पूछूं कि हिंदू धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म के बारे में वो नहीं बता पाता है। लेकिन जानते हैं आप, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म क्या है वो बखूबी आपकी समझ में आएगा, और बड़े आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं कि वैदिक धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, कैसे वैदिक और अवैदिक तत्व मिलते हैं तो हिंदू धर्म का विकास होता है। दर्शन में ही जैसे वेदांत दर्शन है, बुद्ध में बौद्ध दर्शन है, जैन चिंतन है, वहां से आगे बढ़ते हुए आप षड दर्शन, वहां तक पूर्व मध्यकाल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर उसी प्रकार से भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य में बच्चे प्राय भ्रम में रहते हैं, परंतु वैदिक काल से अगर हम भाषा साहित्य के विकास का अध्ययन करते चले जाएंगे तो पूर्व मध्यकाल तक हमको भाषा और साहित्य का विकास बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और वही चीज कला में होगी। एक स्थापत्य कला पकड़ेंगे तो स्थापत्य कला का इतिहास हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका शुरू हो रहा है मौर्य काल से। तो मौर्य काल में स्थापत्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो मैं कुल मिलाकर मेरा जो मेथड है वो हॉरिजॉन्टल स्टडी की तरफ आपको ले जाएगा। और ये हम आएंगे खंड 2 में। अब खंड 3 में सल्तनत और मुगल काल है, वो इसी फार्मूला से डिवाइड होगा और चेंजेस आगे बढ़ता चलेगा। जानते हैं अब समाज ही है, तो समाज में आपने अब तक पूर्व मध्य काल में पढ़ा, तो अब तक आपने समाज का वर्टिकल विभाजन देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब मध्य काल में आते हैं तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों देखते हैं, हिंदू मुस्लिम और प्लस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब इस्लाम आया, इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं थी, इस्लाम ने यहाँ के जाति व्यवस्था को कड़ी चुनौती दी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि इस्लाम जाति व्यवस्था को मिटा नहीं पाया, परंतु जाति व्यवस्था के प्रभाव में इस्लाम में ही जाति व्यवस्था होगी। तो ये जो मध्यकाल है, इसमें आपको फिर जाति वर्ण समझने का मौका मिला। क्या जाति वर्ण समाप्त हो गया? ये या एक इतनी बड़ी हिंदू जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या कैसे मतलब कोरिलेट कर रहे हैं? आपको भारत का समृद्ध संस्कृति समझने का मौका मिलेगा। भक्ति और सूफी जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता था सर्वग्रासी है, जो भी नया मतांतर आता था हिंदू धर्म उसको पचा लेता था अपने में। इस्लाम के बारे में कहा जाता था वो भी सर्वग्रासी था। जहां भी इस्लाम गया तो मुस्लिम अल्पसंख्यक बनकर गए, लेकिन शीघ्र ही बहुसंख्यक हो गए, क्योंकि उन्होंने वहां के धर्म को परिवर्तित कर दिया। लेकिन भारत की भूमि पर ना तो इस्लाम हिंदुइज्म को निगल सका, न हिंदुइज्म इस्लाम को निगल सका, और दोनों साथ, लेकिन दोनों 600 वर्ष तक साथ साथ रहते हुए समन्वित संस्कृति का विकास किया। दैट वाज ए कंप्लीट कल्चर ऑफ इंडिया। और वह समन्वित संस्कृति आपको भाषा साहित्य में, उर्दू, आपको भक्ति सूफी मूवमेंट में वो समन्वित संस्कृति आपको स्थापत्य कला में, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, चित्रकला, इंडो इस्लामिक चित्रकला में व्यक्त होता है। और ये एक भारत की बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। जानते हैं, अभी एक हाल में बुक किसी वेस्टर्न स्कॉलर ने लिखा है कि पश्चिम के लोगों को मुस्लिम जनसंख्या के साथ एडजस्ट करने का मतलब कैपेसिटी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा कंप्लीट कल्चर है, यहां पर साथ रहने की दोनों को एक जीवन पद्धति विकसित हो गई और एक समन्वित संस्कृति के रूप में। हमको याद है
कि जब तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए थे और जब दक्षिण से कुछ हार्ड बातें जब लिखी गई थी कुछ सोशल मीडिया पर, तो इस बात को एक बहुत बड़े एक्टर हैं और वो फिल्मी दुनिया के उस एक्टर ने उसने आगाह किया था कि देखिए हिंदुस्तान की भूमि बड़ी अजीब है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान बहुत अच्छे से और 600-700 वर्ष तक साथ रहते आए हैं, तो बाहर में होने वाली राजनीति का प्रभाव हिंदुस्तान पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में एक अलग दोनों का इक्वेशन रहा है जो मध्यकाल से ही चलता आ रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में जीने के आदी हो चुके हैं, तो मध्यकाल में आपको समझने का मौका मिलेगा पूरा हमारी समन्वित संस्कृति भक्ति सूफी मूवमेंट को। और इसमें मैं आपको सोचने वाला प्राणी बनाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। रटना तो भूल जाना है, वो तो मतलब ये समझिए कि अगर कोई रट रहा हो तो इसका उसको तरीका पता नहीं, अगर तरीका पता हो तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों का मध्यकाल तक निपट जाएगा। अब आएगा हमारा परिवर्तन को देखो। अब परिवर्तन का जो क्रम आप रेखांकित कर रहे हो, इसमें हमने 2 गोले बनाए। ये 2 गोले क्या बताएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको गोले दिख रहे हैं, अब पता नहीं आपको ये गोले दिख रहे हैं या नहीं। देखिए ये 4 गोले 1 2 3 4, ठीक है। तो ये राजनीतिक है, ये आर्थिक है, ये सामाजिक है, ये सांस्कृतिक है। तो मैं आपको परिवर्तन पढ़ा रहा हूं, वहां 2 विद्या पहले दूंगा कि जो परिवर्तन आप पढ़ रहे होगे तो ध्यान रखना, राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है, जिसमें राज्य बनता है, राज्य से साम्राज्य बनता है, फिर साम्राज्य टूटता है, राज्य बनता है, राजवंश आते हैं जाते हैं, राजवंश गिरता है फिर उठता है। और जब आप आर्थिक पर आते हो तो आर्थिक परिवर्तन उससे थोड़ा धीमा होता है, जितना राजनीतिक जितना द्रुत होगा आर्थिक नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन उससे भी धीमा होता है। जैसे मैं जब आपको पढ़ाने लगूंगा चेंज, जो हॉरिजॉन्टली बताऊंगा तो राजनीतिक परिवर्तन में हमको टाइम ज्यादा लगेगा, आर्थिक परिवर्तन में उससे कम टाइम लगेगा, सामाजिक परिवर्तन में उससे भी कम टाइम लगेगा, और सांस्कृतिक परिवर्तन उससे भी कम होता है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जो वैदिक काल में स्थापित हुई आज तक स्थापित है कोई ना कोई रूप में। तो यह चीज जो है, यह चीज आपको परिवर्तन के ज्ञान से आएगा। जैसे आपका जो है ना ज्ञान का चक्षु खुलेगा, आज तक हम ये सब चीज नहीं जानते थे। मतलब आप समझ सकते हो कि सब उस पुस्तक में है लेकिन दिखता नहीं है, जैसे ब्रह्म हर जगह है लेकिन नेकेड आंखों से दिखता नहीं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज और बहुत बड़ा एसेट होगा, और ये सिर्फ और यही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा, हमारी टीम सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर होगी, और हमारी टीम ही इस चीज को हिंदुस्तान में लाएगी। हम आपको वादा करते हैं कि हमसे बढ़िया कोई नहीं होगा इस फील्ड में यूपीएससी की तैयारी। लड़का कह रहा कि अब दिखने लगा है सर। हाँ? कह रहा नहीं दिख रहा था, अब कह रहा दिखने लगा है। दिखने लगा है, हाँ। वेरी गुड। और देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम में भी 4 सर्कल है, लेकिन आप गौर से देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो 4 सर्कल है, मैं ये सब भेज भी दूंगा आपको, मेरा जो पीपीटी होगा वो आपको चला जाएगा, मैं ये भी जो डायग्राम है मैं आपको भेजूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आप लोग केवल हमसे कम्युनिकेट हुए रहिए, आपका जैसा आपकी जरूरत होगी हम आपकी जरूरत के अनुसार करते रहेंगे, आप केवल कम्युनिकेट करिएगा। देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि यही 4 गोला है, लेकिन वो 4 गोले में नाम अलग अलग है। देखिए राजनीतिक ऊपर है, उसके अंदर सामाजिक है, उसके अंदर सांस्कृतिक है, और सबके नीचे ये आर्थिक है। ये गोला आप देख रहे हैं ना, ये आर्थिक है। इसके पीछे क्या है पता है, जो परिवर्तन होता है, पहला तो बता रहा है परिवर्तन में ये ज्यादा तेज, ये कम तेज, ये कम तेज, ये कम तेज, लेकिन ये गोला आपको बता रहा है कि आर्थिक परिवर्तन सभी की जड़ में है। जो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, हम यहां मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपको नहीं बता रहे हैं, यहां हम आपको बता रहे हैं कि आर्थिक परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को दिशा देता है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी आर्थिक परिवर्तन पर प्रभाव छोड़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, आपने अगर एनसीईआरटी पुस्तक की पुरानी वाली आर्य शर्मा की पढ़ी होगी, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां आपको सूचना मिलती है जो मध्य गंगा घाटी में जब लोहे के उपकरणों का प्रयोग हुआ, जंगलों की सफाई हुई, तो जो कृषि अधिशेष पैदा हुआ, वो कृषि अधिशेष ने एक नगरीय अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। और जो बौद्ध पंथ का उद्भव है उसको आर्य शर्मा बताते हैं कि कृषि अधिशेष और जो नगरीय अर्थव्यवस्था है उससे बौद्ध और जैन पंथ का उद्भव जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक से देखा आपने, उसी प्रकार से समाज है। तो अगर अर्थव्यवस्था का विकास सीमित होगा तो समाज आपको समतामूलक दिखेगा। जैसे जैसे आर्थिक अधिशेष पैदा होता है समाज विभाजित होता चलता है। क्यों? क्योंकि जिस समय आर्थिक अधिशेष आता है तो कुछ लोगों की आंखें चमकने लगती है कि ये अधिशेष हम अपने पक्ष में ले आए। तो जो लोग उस अधिशेष को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करते हैं वो उसको एप्रोप्रिएट अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं और वो अपना एकाधिकार उस पर स्थापित कर लेते हैं और समाज में विभाजन हो जाता है। तो इस सब की जड़ में यह है। लेकिन अगर एक बार यह आता है तो यह भी इसको प्रभावित करता है। जैसे राजनीतिक कारक में क्या बौद्ध पंथ को राजाओं ने समर्थन नहीं दिया? क्या उस समय के व्यापारी वर्ग का समर्थन उसे नहीं मिला? तो वो राजनीतिक आर्थिक कारक है जो बुद्धिज्म को प्रभावित कर रहा है। व्यापारी वर्ग के समर्थन से बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो वो बौद्ध पंथ को भी उससे सुविधा मिल रही है।
तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एक दूसरे का सभी पूरक है। ये परिवर्तन पहला बताता है कि एक परिवर्तन पहले हुआ वो धीमा है, ये उससे धीमा है और ये इससे भी धीमा है। ये बताता है कि आर्थिक परिवर्तन सारे परिवर्तनों के मूल में है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी आर्थिक परिवर्तन का रास्ता तैयार करता है। अगर बौद्ध पंथ आया तो उसने व्यापार को बढ़ाया, बौद्ध धर्म ने कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, बौद्ध पंथ ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापार ने बौद्ध पंथ को जन्म दिया था। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये चीज आप समझ जाओगे और ये समझ गए तो आप मानकर चलिए कि अब थोड़ा सा हम खान साहब से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि अब मैं ही मिलवा रहा हूं, क्योंकि फॉर टाइम भी इन्होंने प्लेटफॉर्म हमें दे दिया है कि नहीं? तो सर देखिए, आप सारे लोगों से एक चीज कहते हैं ना, अब आपको ना इतिहास को उस गहराई से पढ़ेंगे ना कि एकदम अचंभित होगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया यहाँ पे। अब तक आपको ये सभी चीजें नहीं देखने को मिली। देखिए सर ने किसने आसानी से बता दिया कि राजनीतिक चेंजिंग एकदम आसानी से हो जाता है। आप देखिए राजनीति तुरंत बदल जाती है पूरे विश्व में। डोनाल्ड ट्रंप की जगह बाइडेन आए, फटाक से चेंज हो गया। आर्थिक क्रिया भी चेंज हो जाती है। कोरोना से पहले की आर्थिक क्रियाकलाप और कोरोना के बाद का डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ। पहले कैश का लेन देन काफी तेजी से, सामाजिक चीजें बहुत धीमी रहेंगी, अलग अलग चीजों का, जैसे सर ने बताया ये टाइप की ये सारी चीजें आपको हर जगह आपको मिलेगी। और हम आप सबसे एक चीज कहेंगे, देखिए हम सबकी यही दिली इच्छा है, आप स्टूडेंट के लड़कों को तो सर क्या कहा जाएगा, तो मैं परेशान की कब। अब सर देखिए, सर खुद ही आपको टाइमिंग बताएंगे और डेट बताएंगे आज। और आज कितने लोग सहमत हैं वो यस लिखेंगे कि सर इस पूरे सिलेबस को, पूरे करिकुलम को लेके डे फर्स्ट से और लबासना तक का सफर, वहां तक के सफर को पूरी तरह से सर लीड करे। कितने लोग हैं वो यस लिखेंगे। जितने लोग कहेंगे यस, हम लोग आज ही जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं। सर ये मेरे लिए बहुत जवाब, मैं तो अपनी तरफ से प्यार भी करूंगा यार, यस लिख देना जरूर, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि नहीं, ये मेरी दिली इच्छा है। और ये दिली इच्छा ये है कि मैं इसका सफर तय करूं और हम इस परिवर्तन के वाहक बने। ये खान साहब का एफर्ट और हमारा एफर्ट, जब दोनों एफर्ट मिल जाएगा तो ये इसमें ये परिवर्तन होना ही है। और जब तक आप सफल नहीं होंगे हमें चैन नहीं आएगा। और ये तो मैं तो केवल हिस्ट्री का मेथड बता रहा हूं, बट माय स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं, मेरी यात्रा यही तक नहीं है, ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री से हम दूसरा जो जीएस का सेगमेंट है उसको लिंक करेंगे और आपके करंट के लिए हम एक व्यवस्था करेंगे। उस करंट का नाम क्या होगा पता है? वो खान साहब की जी में होगा, क्योंकि खान साहब को भी हम बिजी करेंगे। ये बहुत इनको फ्री नहीं रहने देंगे, बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी, इसका इस्तेमाल करना है। खान साहब जैसे कि हम एक प्रोग्राम लाएंगे खान साहब, जिसका नाम होगा जीएस दिस वीक। उसका हम डिजाइनिंग करेंगे। जीएस दिस वीक में क्या होगा कि आपका जो भी चीजें हैं वो चीजें क्या है कि आप जैसे आप जनरल स्टडीज में जैसे आप काम करते हो, तो क्या होता है कि लोग करंट के नाम पर बहुत पढ़ लेते हैं और बेकार पढ़ लेते हैं। ये चीज क्या ये है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत प्रॉब्लम है। जानते हो मैं क्या बात आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कम से कम कितना पढ़ा जाए। यार हमको फैक्ट से बचाओ, पुस्तक से बचाओ। मतलब हम खुद परेशान रहे, हमारी पूरा आंदोलन इसी पर होगा। फैक्ट से बचाओ, पुस्तक से बचाओ, कम से कम पढ़वाओ और ज्यादा से ज्यादा सोचवाओ और लिखवाओ। 33,000 लड़कों ने स्पष्ट कर दिया कि सर आपको ये जिम्मेदारी संभालनी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी उम्र को, देखिए अब मैं आपको बताऊं कि आप मेरी उम्र पर मत जाइएगा। मेरे पास अभी एनर्जी ऐसा है कि 20 वर्ष में हिलने वाला नहीं हूं। 20 वर्ष में हिलने वाला नहीं हूं। आज भी किसी यंग टीचर से ज्यादा आवर्स में क्लास में खड़ा रहता हूं। सर हम आप लोग के एज पे जाएंगे तो खड़े नहीं। और हम आपको पता है मैं 16 घंटे लेबर करता हूं डेली, पढ़ने में क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पढ़ाने के लिए खुद बहुत मेहनत करते हैं। खान साहब को हमने अपनी लाइब्रेरी दिखाई हुई है। हम तो दंग रह गए सर। खान साहब को हमने अपनी लाइब्रेरी दिखाई हुई है। मार्केट में एक भी अच्छी पुस्तक आती है, चाहे वो पॉलिटी की हो, इकोनॉमी की हो, इसी विश्वास के साथ हम आपको कर रहे हैं कि हम आपको लिंक, हम आपके पास इजी पहुंचाएंगे, बहुत ही इजी और बहुत इजी मेथड से। तो बहुत सारा प्रोग्राम हम, ये नाम ही है जीएस रिसर्च सेंटर, खान जीएस रिसर्च सेंटर। उस रिसर्च सेंटर पर वाकई में अब आपको बहुत सारे रिसर्च यूपीएससी के मिलेंगे और आपको खुद ही, जैसे हम जीएस दिस वीक जो लाने जाएंगे, वो जीएस दिस वीक में बहुत नहीं, 3-4 ऐसे मुद्दे जो इकोनॉमी से कहां जुड़ते हैं। ये नहीं कि आप पूरा कहानी, आपको इकोनॉमी से देखिए ये आपका लाभ का है, इतना ही। 15 मिनट इकोनॉमी, 15 मिनट पॉलिटी, 15 मिनट इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका यहां जुड़ रहा है। तो आप ट्रेडिशनल होने दीजिए। एक बार तो करंट हम शुरू करवा देंगे, फिर ट्रेडिशनल से जुड़वाएंगे और फिर मैं आपको वीक में आता रहूंगा और आपसे पूछता रहूंगा कि जरा आप हमें बताइए कि आप कहां छूटे हुए हैं, मतलब क्या आपको क्या दिक्कतें हो रही है। और इसमें हमारी टीम पूरी तरह से सहायता करेगी। आप लोग अपना मन को ठान लीजिए, बिल्कुल ही हम लोग आपके साथ हैं। अब आप लोगों ने देखिए
इस चीज को सर पूरे कैरिकुलम को आपका डे फर्स्ट से लेके जब तक वहां नहीं पहुंचा दिया जाता है तब तक सर आपको पूरी तरह से इसमें लीड करते रहेंगे। कहीं से भी जैसे मंडे टू सैटरडे तो सर अपना, इसके अलावा सर ने कहा कि हम लोग वीक में एक दिन इसको डिसाइड करेंगे। यानी अब इतना हम आपको पहले दिन में बताए थे कि सर के उस पर नहीं जाना है, जितना सर की उम्र के हम लोग जाएंगे तो पता नहीं सर इतना मेहनत तो नहीं होने वाला। अभी हम प्रेडिक्ट कर देते हैं आप मानव नहीं महामानव नहीं हम लोग से नहीं होने वाला सर इतना मानव है सर। जिस उम्र में उस उम्र में हम लोग से नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। आप हम सर की लाइब्रेरी में के दंग रह गए हैं यहाँ पे। आप लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी अरे एनसीईआरटी ये सब चीजें ना निचोड़ मिलेंगी आपको, फिर आपको वो छोटा लगने लगेगा। और सर मैंने एनसीईआरटी के लिए आपको तो टेंशन ही नहीं लेना, आपको बताते ना, एक विश्वास रखिए। इतना तो है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लड़कों को विश्वास है कि खान सर जो बोल रहे हैं उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और हम जब बोल रहे हैं कि अब सर को ढूंढने में कितना टाइम लगा, अब आपको समझ में आ रहा है। अब लड़कों को कह रहे हैं सर आपको अब समझ में आ रहा है देर कैसे हो रहा था यहाँ पे, अब समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो अब ये सर की पूरी तरह से लीड में रहेंगे आप लोग, सर लीड करेंगे इस चीज को। और सर को एकदम हम आपको शुरू में ही बताए थे, संडे के दिन भी आपको एकदम तरीके से निचोड़ लिया जाएगा आपको, और नए ढंग से करंट से लेके हर एक चीजों को बिल्कुल नए ढंग से नए अंदाज से होगा। इस चीज को समझ में आएगी नहीं आ गया तो अब बेहतरीन ढंग से अब नए नए चीजों। अच्छा सर ये सारी चीजें आप लोग को एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे उसके पीडीएफ रहेंगे, जो भी क्लासेस जो पीपीटी रहेंगे सर यहाँ बताएंगे, ये भी दे दिया जाएगा, उसका अलग सेक्शन रहेगा। आपके पढ़ने के लिए नोट्स अलग रहेगा। इसमें क्या है ना, रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा सर लड़कों का, बिल्कुल, लेकिन पढ़ने के लिए वो भी रहेगा। तो अब सर अब रेगुलर आप कब से कर देते हैं और टाइम बता दीजिए लड़कों का। अब चूंकि आप हम देखिए हम आपसे का क्लास स्टार्ट करने के लिए बेकरार है। मैं खान साहब के पास 3 बार कह चुका कि आप जल्दी शुरू करवाइए, और फिर पता चला कि बच्चे लोगों में बेचैनी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले मुझे आप लोगों की सहमति चाहिए। आप लोगों का बनता है 3 सेगमेंट खान साहब। एक सेगमेंट बनता है इनका एंशिएंट मेडिवल कल्चर, दूसरा सेगमेंट बनता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, और तीसरा सेगमेंट बनता है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। तो आप लोग जरा सा एक काम हमारा आसान और कर दीजिए, खान साहब को सूचना मिल जाएगी, हमको सूचित कर देंगे। आप लोग अपना मंतव्य दीजिए, आप किसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मुझे लगता है कि आप पहले ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। तो आप कहें तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा डायग्राम है, ये मैं आपको बताता हूं। मैं बिना डायग्राम के देखिए उसको 4 खंड में बांटा, हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी। देखिए हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी में पहला हाफ होगा मुगल साम्राज्य का विघटन, उसके कर पर छोटे छोटे राज्य। तो पहले आपको दिखाऊंगा कि मिलिए इनसे साम्राज्य से विघटित हो गए, इनका डेड बॉडी है। तो आप कहेंगे डेड बॉडी देख के क्या करेंगे, तो हम पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देंगे ताकि डेड बॉडी से आपको परेशानी ना हो, क्योंकि इसके कब्र पर छोटे छोटे रह जाएंगे। और फिर वहां देखेंगे थोड़ा सा इतिहास लेखन की समझ भी आपको डेवलप करनी, क्योंकि आपको सोचने वाला प्राणी बनाना है। देखो आप लोग क्वेश्चन पेपर तो देखते होगे, नहीं देखोगे तो मैं आपको दिखवाऊंगा, आप घबराओ मत। आप हमको 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने में अगर आपका व्यक्तित्व ना बदल गया, आपकी तैयारी अगर ना, अगर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं महसूस किया, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मैं आपको कहता हूं आज खान साहब के प्लेटफॉर्म से। अगर 6 महीने में आप अपने आप को नहीं बदल लिया, हालांकि देखिए आपका ये पूरा ड्यूरेशन चलेगा लंबा, 6 महीने में आपकी पूरी तैयारी यूपीएससी की होगी नहीं, लेकिन 6 महीने में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में आप महसूस करोगे, हम वादा करते हैं। ये तो पहले क्लास से महसूस करने लगे सब। हाँ मॉडर्न बोल रहे हैं, मॉडर्न। हाँ ये मॉडर्न बोल रहे हैं। हाँ। हाँ तो ठीक है, मॉडर्न से करेंगे। तो ये 18वीं सदी का पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे उन राज्यों की स्थापना, उत्तराधिकारी राज्यों की, उसके बाद हम लोग एक डिबेट डिस्कस करेंगे। यार इसको हम क्या माने, अंधकार का युग माने या नई संभावनाओं का युग माने, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन कोई हो सकता है अंधकार के युग पर पूछ दे, कोई नई संभावनाओं के युग पर। और आप लोगों का क्वेश्चन में शब्दावली होता है, पूछल ले, आप देखते हो, विवेचन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो उस समय आपको बिल्कुल ही साथ आपको राइटिंग में ट्रेन करता चलूंगा। फिर आएगा 18वीं सदी का उत्तरार्ध। इसमें कैसे यूरोप में बदलाव आया, यूरोप से किन परिस्थितियों में कंपनी आई, और कैसे वो कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक से राजनीतिक की तरफ बढ़ी, और कैसे वो अपने आप को राजनीतिक शक्ति में ढाल लिया। तो पलासी और बक्सर पर सीधे हम नहीं आएंगे, हम एक बड़े यूरोप के बदलाव के साथ आपको वहां जोड़ेंगे। फिर तब तीसरा खंड होगा हमारा उपनिवेशवाद। जैसे ये हुआ 18वीं सदी का उत्तरार्ध, अब तीसरा खंड होगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में 3 उपखंड बनते हैं। पहला उपखंड का ये डायग्राम हुआ, समझ रहे हो, पहला उपखंड का। क्योंकि देखो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, वाणिज्यिक चरण, उद्देश्य क्या है, नीतियां क्या है। क्योंकि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। ब्रिटिश यहां क्या करने आए थे, शोषण करने आए थे। उन्होंने राजनीतिक नीति बनाई, प्रशासनिक नीति बनाई, सामाजिक नीति बनाई, सांस्कृतिक नीति बनाई, वो शोषण के लिए ही बनाई थी। उनका मुख्य उद्देश्य शोषण करना था। ये सब नीति इसी के तहत है। तो पहला डायग्राम ये बनेगा। दूसरा डायग्राम आपका औद्योगिक चरण का बनेगा 1813 से 1858। तीसरा डायग्राम आपका वित्तीय चरण का बनेगा मॉडर्न में। ये राष्ट्रवाद का डायग्राम बनेगा। ये स्वतंत्रोत्तर भारत का डायग्राम बनेगा। सब लड़कों को दे दिया जाएगा। मतलब हर चीज प्लान्ड है। आपको एक भी जो स्लिप मिलेगा उसका मकसद होगा कि क्या दिया जाए, कितना दिया जाए। आपको 2 काम करना है जो मैं धीरे धीरे ट्रेन कर दूंगा। सोचने वाला प्राणी बनना है और बौद्धिक जुगाली करनी है।
इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन, ये मेरा टर्म आप जानते ही हो। तो बौद्धिक जुगाली, और कोई बात नहीं, अब हम दोनों लोग मिल गए और आप तीसरे लोग 3 लोग मिल गए, तो अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। थर्सडे से, परसों से हम आपका क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री से जा रहे हैं। थोड़ा सा केवल आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन धैर्य से मेरा तरीका सीखना। अगर मेरा तरीका सीख जाओगे तो फिर बहुत एंजॉय करोगे, लेकिन तरीका सीखने में हमारे और तुम्हें ट्यून्ड अप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हल्का 1-2 दिन, लेकिन 1-2 दिन में एवरीथिंग वुड बी क्लियर। तो क्या खान साहब, अब क्या किया जाए? आज इनको छोड़, आप ही डिसाइड करेंगे। तो आज तो अब मेरी टीम से भी हम आपको मिलवाएंगे, खान साहब मिलवाएंगे, और पूरी टीम, हम लोग टीम वर्क की तरह काम करेंगे। और उसमें आप जानते हैं कि मेरा रोल बड़ा है और आप लोगों ने भी इतना बड़ा विश्वास जताया है, तो हमें आपको सबसे उम्दा चीज देनी है, सबसे उम्दा चीज। हम विश्वास के साथ कहते हैं, ये बाजार में, यूपीएससी के बाजार में तो ये चीज नहीं मिलेगी जो हम लोग देने जा रहे हैं। आप फी पर मत जाइए। आप जब देखेंगे कि भाई 2 लाख 2.5 लाख देने वाले बच्चे उस जगह पर नहीं है जो आप 7,500 देख रहे हैं, यही तो हम लोग का मकसद है। हाँ, आप फी पर मत जाइएगा, आप फी पर मत जाइएगा, आपको गांव से खींच के दिल्ली लाएंगे, आप चिंता मत करिए। और जब यूपीएससी बिल्डिंग में बैठ के आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तब आप वो महसूस करेंगे कितना बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन आपको थोड़ा सा जो तरीका बताएंगे, उस तरीका को फॉलो करना है। और खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, टाइमिंग अभी 7 बजे का रखते हैं, 7 PM का रखते हैं, सुटेबल है। इवनिंग का टाइम हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो 7 PM से शुरू करते हैं, परसों यानी थर्सडे के दिन से। ओके, और कुछ तो आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, सर ने डिसाइड कर दिया। और देखिए, एक होता है ना, सेनापति सेना को किधर ले जाना चाहते हैं, और इस उम्र में सर इतना मेहनत करते हैं ना, तो सोचिए आप लोगों से कितना करवाने वाले हैं। और आप लोगों ने ही सर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए आप अब कमर कस लीजिए। आपका सोच ना बदल जाए तब कहिएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप कहीं भी, अब आपको एक बात बोलते हैं ना कि आपके कलम की रफ्तार देख के बगल का विद्यार्थी अपना कलम रोक देगा कि अब मेरा तो ना होने वाला है, इसका तो हमें नहीं, लेकिन मेरा तो ना होने वाला है। आपकी सोच ना बदल जाए तब कहिएगा वास्को डिगामा भारत आया, ये तो छोटी चीज है, गूगल भी तो यहीं आ रही है। गूगल से लेकर आखिर क्यों आप वास्को डिगामा तक ही रुक जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला सब तो इधर ही चले आ रहे हैं, आखिर कुछ तो है। तो ये थिंकिंग चेंज हो जाएंगे। तो हम एक चीज जो है हिस्ट्री की, सर का जो है ओवरऑल सर आपको बताते चलेंगे कैसे कैसे चीजों को लेना है। पूरी तरह से आप लोगों को गाइड करते रहेंगे सर, हर जगह पे आपको, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में आपको कहाँ कैसे सुधार की जरूरत है। और जिन लड़कों को अलग से जरूरत पड़ेगी उन लोग को भी बताया जाएगा। ऑटोमेशन इतना तेज, आप कितने सिंसियर है पता चल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। कल थर्सडे, परसों है थर्सडे से 7 बजे से सर की हिस्ट्री की क्लास रेगुलर रहेगी। देखिए, यूपीएससी की क्लास थोड़ी लंबी रहती है और सर को क्लास लेने लगते हैं तो उसी में खो जाते हैं। आपको भी टाइम का नहीं पता चलेगा, सर को तो पता ही नहीं चलता है, आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आप बहुत जल्दी सर को, अब बाकी लोगों से आप मिलते चलेंगे सर, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे सारी चीजें कंप्लीट होती चलेगी। बहुत सारे लोगों के हम लोगों ने नाम अभी आप लोगों को नहीं बताए, उसके कुछ रीजंस भी, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि जब ऐसे हम लोग में एकदम यूनिक, नॉट बेस्ट, यूनिक, एकदम यूनिक चीज होने वाला है। तो अब इसके साथ अब आप लोगों को भी मन से पढ़ना है। ये सारी चीजें हम आपको पीडीएफ सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। क्या आप क्लास करना है, एक दिन पहले आपको दे दिया जाएगा, आप उसे पढ़ के आएंगे ताकि क्वेश्चन पूछने में सहूलियत होगी सर। बाकी सर आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे करना है। अब हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम सर को देख के आज हम सच में बताते एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं सर। हम एक मेरा जो सपना था ना कि गरीब को कभी ये ना, मतलब जिसके पास पैसे, आप बिलीव नहीं कीजिएगा सर, 7 बजे वाले क्लास को तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ना सुबह में भी कुछ क्लासेज रहेंगी सर, कुछ दोपहर में, कुछ शाम में। एक बार कंटिन्यूअस करने में ना आप रिवाइज नहीं कर पाते। एक लड़की बोल रही थी कि सर हमको दूसरे के यहाँ काम करने जाना पड़ता है, 7 बजे वाले बैच में हमको वहाँ जाके काम करना पड़ता है। अच्छा। मतलब वो किसी यहाँ जाके, मतलब वो उनके बच्चों को देख रेख करना वहाँ पे, वो सोचिए क्या वो लोग इससे पहले आ सकते थे? नहीं आ सकते थे सर। यहाँ ये चीज को ऐसा दिल झकझोर देता है कि नहीं। और ये लोग जब बैठेंगे जिला के कमांड पे ना, तो रूट लेवल पे चेंज करेंगे। तो कुछ मजबूरियां सर, ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है तो आप रात में भी देख सकते हैं, सोने के टाइम में भी देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, दिन भर देखते रहिए जितना कोई बाउंड, ईमानदारी से आप पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर सीसेट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे लिखना है, फास्ट रीडिंग में कैसे बढ़ते रहना है और कुछ छूटे नहीं, सीसेट की सबसे बड़ी कॉम्प्रिहेंशन इनको दिया जाएगा। रोज आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन, जैसे लोग सांस लेते हैं ना, उस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूंगा, जैसे न्यूज़पेपर का संपादकीय आप पढ़ेंगे, उसका भी कॉम्प्रिहेंशन आप बनाएंगे। 2 फायदे होंगे, एक तो फास्ट रीडिंग आपकी होगी, दूसरा उससे आप एक और भी काम करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन, जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और उसमें 2-3 क्वेश्चन आप ही को कहेंगे, आप क्वेश्चन फॉर्म करिए। आप अपना न्यूज़पेपर
और हम आपको एक पीस कॉम्प्रिहेंशन डेली भिजवाएंगे और डेली आप लोगों को सॉल्व करके देना है। और हमारा जो R&D, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा R&D रहेगा। हाँ, उन लोगों को कितने लोगों का है खान साहब? 117-18 लोगों का है। और उसको हम सबको काम अलॉट किए रहेंगे। मतलब हम पूरी तरह से इस बात के लिए केवल आप लोगों को अपनी मेहनत करनी है, उसमें आपको कोई हम ऐसा नहीं कि दबाव ज्यादा देंगे, आपको खुद मजा आएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको मजा आएगा, आप उसको एंजॉय करोगे। मतलब आपको हम बर्डन नहीं होने देंगे, ये हम वादा करते हैं। लेकिन हाँ, आवर्स आपको खुद उत्साह होगा कि इतने आवर्स हम दें, इतने आवर्स पढ़ें, ये खुद आपको उत्साह मिलेगा। ऐसा आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि हमें करना है। और जब हम लोगों की मेहनत करते देखोगे, तुम्हें लगेगा जब मेरे शिक्षक इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं मेहनत करें। आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी। और हम जानते हैं बच्चे, आप प्यासे पंछी हो, पानी मिलेगा तो पियोगे ही क्या। एकदम सही, एकदम। अब हमें की बहुत रिलीफ हो रहा है। हम जो सपना था हमारा कि आप लोग को बेस्ट दिया जाए, एक चीज तो आप हम अब नहीं बताना पड़ेगा, लड़कों को विश्वास हो गया कि लेट क्यों हो रहा था। अच्छा। जब आपसे वो जब देखे लोग ना फर्स्ट क्लास को, दंग रह गए। आप लोग की थिंकिंग बदल गई, कैसे चीजें समाज चेंज हो जाती है, कैसे इंटर रिलीजन कैसे चेंज हो रहा, कैसे एक समाज दूसरे समाज में ओवरलैप कर रहा है, यूरोपियों की क्या गलती थी, एकदम थिंकिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा खान साहब, एक बात मैं इनको बताना चाहूंगा। अभी मैं एक कहावत अपने बच्चों को कहता हूं मेरा, कि अभी आपकी खिड़की बंद है और घूंघट ढका हुआ है। जब घूंघट हटेगा और खिड़की खुलेगी तो इतनी दुनिया हसीन आएगी। जैसे देखिए, अभी आपने यहां देखा, तो अब कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री में हम नेहरू के आगे तक छोड़ देंगे। उसके बाद राजेश मिश्रा जी पकड़ लेंगे, वहां से हम उनसे लिंक हो जाएंगे। उनको राजेश मिश्रा जी आपको पकड़ लेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड का। तो अब नेबरहुड का इंडिया का क्या रिलेशनशिप है। जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम आपको 2000 ईस्वी 2010 तक कर देंगे, वहां से राजेश मिश्रा जी पकड़ लेंगे। तो आपको ये जानकर चाहिए, जैसे पश्चिम एशिया है, अरब क्षेत्र है, आज फिलिस्तीनी इजराइल प्रॉब्लम आप पढ़ते हो, उसका कहां से ओरिजिन हुआ वो तो आप साथ साथ बनते देखोगे, आप उसके चंदित गवाह होगे। आप कोई भी चीज पकड़ोगे, मैं कहूंगा नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम बताओ, कब से शुरू हुआ और कब तक है। तो नॉर्थ ईस्ट जब से इंडिया का पार्ट हुआ तब से लेकर आज तक का प्रॉब्लम। इस तरह से तुम्हारी समझ विकसित करवाएंगे बच्चों। बहुत सारा ये चीजें, और सर डिसाइड करते जाएंगे कैसे कैसे कहां से आप लोग को छोड़ना है। आप समझे नहीं, आप एक अभी हम लोग को एक ऐसे मिल जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन का मामला, लेकिन जब वो हिस्ट्री में जब वो बिगिनिंग हो रहा होगा कि कब नींव रखी, इजराइल के पैदा होने के 40 साल पहले जो भूमिका रची जा रही थी, आखिर इजराइल को वहीं ले आके क्यों बसाया गया, और वो मिडिल ईस्ट को एक तरह से लगाम बना दिया। अमेरिका और यूरोप का, मतलब कहने को वहां इजराइल है, मिडिल ईस्ट को इजराइल के थ्रू अमेरिका कंट्रोल करता है, पूरी मिडिल ईस्ट को। जरा जाके देखें ये रसिया के सेक्टर में, अगले दिन इजराइल बोलता है हमारी नक्शा मतलब बाउंड्री ऑफिशियल नहीं है, बढ़ रही है। तो इस तरह का एग्रेशन तो आप दुनिया को बनते देखेंगे, फिर आप ये जो छोटी चीजें आपके कंसेप्ट में, इस चीज को उबर जाएंगे आप लोग। तो अब कल आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा, और राजेश उनसे 1-to-1 करा देंगे एक बार राजेश मिश्रा सर से पॉलिटी के लिए। और ट्यूनिंग देखिए सर कहाँ छोड़ेंगे, वहां कौन टीचर तुरंत पकड़ लेगा, ये चीजें बहुत जरूरी है। यही चीज कमी है। एक लड़का शिकायत कर रहा था कि सर हम 8-10 पे आने वाले थे, और आप 10 मिनट पहले आ गए, हमारा 10 मिनट जो छूट गया उसका क्या होगा। आ जाएगा पीछे, लेकिन उसका क्या नाम, लाइव में जाना था। अब ये तो चीज, ये हो गया आपका जुनून। अब आप लोग को कल हम पॉलिटी वाले सर से मिला देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, IR वगैरह चीजों को। फिर ज्योग्राफी हम आपको कंडक्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, बंद आंखों से दुनिया देखना सिखा देंगे। वैसे भी सर नक्शा में जब पढ़ाते हैं ना, एटलस अपना पूरी तरह से आ गया है। एटलस भी बहुत महंगा था, हम लोग 90 रुपए में एटलस ला दिया यहाँ पे। तो अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब पर डे रेगुलर परसों से यानी थर्सडे से 7 बजे से आपकी हिस्ट्री की क्लास होती रहेगी। और सर जैसा कहें, कंप्रीहेंशन, फास्ट रीडिंग सीखना, सीसेट को साथ साथ चलते रहना। मेंस वह जाल है जिसमें पीटी नाम की मछली फंस के निकली है, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सब क्लास को एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग एक नए इतिहास को रचने के लिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? ओके, जय हिंद।